नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड्स की। ये योजना जो अब रद्द हो चुकी है, इसने पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े किए और इसी पूरी बहस में एक नाम बार बार सामने आया, प्रोफेसर जगदीप छोकर। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो देखती है कि ये योजना कैसे बनी, क्यों बनी, फिर विवाद क्यों हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और हाँ, प्रोफेसर छोकर का इसमें क्या रोल रहा। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को परत दर परत खोलें, समझें कि ये चुनावी बॉन्ड आखिर क्या बला थी, ये इतना विवादों में क्यों घिर गई और ये जो पारदर्शिता की लड़ाई है, लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये चुनावी बॉन्ड थे क्या आखिर और सरकार ने इन्हें क्यों लाया था? देखिए, ये 2017 की बात है। सरकार ने कहा कि वो चुनावी चंदे को साफ सुथरा बनाना चाहती है। मतलब काले धन पर रोक लगे, सब कुछ बैंकिंग चैनल से हो। सुनने में तो अच्छा लगता है, बैंक से पैसा आएगा तो सब साफ रहेगा। हाँ, कागज पर तो इरादा शायद यही बताया गया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच था, वो थी गोपनीयता। गोपनीयता मतलब ये कि दान देने वाले का नाम वो गुप्त रखा जाना था। गुप्त? किससे? आम जनता से। पता सिर्फ किसे होता? जिसने बॉन्ड खरीदा, बेचने वाले बैंक को यानी कि SBI को और शायद सरकार को। ओह। तो जिसे पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया गया, वो असल में जानकारी छिपा रहा था। बिल्कुल। यहीं से सारे सवाल शुरू हुए। क्या ये सच में पारदर्शिता थी या फिर जानकारी को और पर्दे में डालने का एक तरीका? तो फिर इस पर विरोध तो होना ही था। जी, और इसी गोपनीयता, इसी अपारदर्शिता को लेके एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मतलब ADR सुप्रीम कोर्ट गई। ADR, हाँ, ये संस्था तो काफी सालों से चुनावी सुधारों पर काम कर रही है। प्रोफेसर छोकर का भी इससे जुड़ाव था ना? हाँ, प्रोफेसर छोकर ADR के संस्थापकों में से एक थे। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कोर्ट में मुख्य सवाल क्या था कानूनी तौर पर? मुख्य सवाल था नागरिकों का जानने का अधिकार। क्या दानदाताओं की पहचान छुपाना संविधान के अनुच्छेद 19A, जो हमें बोलने की आजादी देता है, उसका उल्लंघन है? अदालत ने बाद में यही माना कि भाई अगर वोटर को पता ही नहीं कि किस पार्टी को कौन पैसा दे रहा है, तो वो सोच समझकर वोट कैसे देगा? ये तो जानकारी का अधिकार छीनने जैसा हुआ। बात तो सही है, पर सरकार ने भी तो कुछ कहा होगा कोर्ट में। उनका क्या तर्क था? सरकार का लगातार यही कहना था कि जी इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि पैसा बैंक से आ रहा है, कैश का लेन देन बंद होगा। एक और दलील उन्होंने दी कि दानदाताओं की पहचान गुप्त रखने से उन्हें किसी तरह के बदले की कार्रवाई से बचाया जा सकेगा। बदले की कार्रवाई मतलब अगर कोई विपक्षी दल को चंदा दे रहा है तो उसे सत्ताधारी पार्टी से डर ना लगे। ये तर्क दिया गया। अच्छा, ये वाला तर्क सुनने में तो थोड़ा वजनदार लगता है कि डोनर को सेफ्टी मिले। फिर इसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि आलोचक कह रहे थे कि ये जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। असल में ये व्यवस्था एक तरह से क्या कहें, लीगल तरीके से इलीगल चंदे का रास्ता बन गई थी। लीगल इलीगल? ये कैसे? ऐसे कि पैसा तो बैंक से आ रहा है, तो तकनीकी तौर पर साफ दिख रहा है, व्हाइट मनी। पर पैसा दिया किसने, ये छुपा हुआ है। तो ये पता लगाना करीब करीब नामुमकिन था कि कहीं किसी कंपनी ने हजारों करोड़ का चंदा देकर बदले में सरकार से कोई बड़ा ठेका या कोई नीतिगत फायदा तो नहीं ले लिया। ओह, ये क्विड प्रो क्यो वाली बात, यानी कुछ के बदले कुछ। हाँ, इसकी आशंका बढ़ गई। आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या ये बॉन्ड एक तरह से रिश्वत को लीगल बनाने का तरीका बन गए थे? ये सवाल उठने लगे। क्या इसका कोई ठोस सबूत या उदाहरण भी सामने आया? मतलब स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सीधे तौर पर यह साबित करना कि इस चंदे के बदले ये फायदा मिला, ये हमेशा मुश्किल होता है। कानूनी तौर पर जोड़ना कठिन है, लेकिन जो डेटा बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सामने आया, उसने इन आशंकाओं को बहुत बहुत ज्यादा बल दिया। हम उस पर आएंगे अभी, पर मूल बात ये थी कि सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया था जिसमें ऐसे गुप्त लेन देन की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। और पारदर्शिता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा बैंक से आए। हाँ, ये भी तो पता चले कि पैसा कहाँ से आया और किसको गया। बिल्कुल। और ऐसे माहौल में जब सरकार इतनी बड़ी योजना लाई हो, जाहिर है उसमें सवाल उठाना भी आसान नहीं रहा होगा। सुनने में आया कि विरोध करने वालों पर काफी दबाव भी था। हाँ बिल्कुल, माहौल काफी, आप कह सकते हैं, चुनौतीपूर्ण था। जो लोग या संगठन इसकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें कई बार सोशल मीडिया पर, कुछ मीडिया चैनल्स पर देश विरोधी कहा गया, विदेशी एजेंट, टूलकिट गैंग, इस तरह के लेबल लगाए गए। और फिर CBI, ED जैसी एजेंसियों की कार्यवाहियां भी बढ़ी। तो एक डर का माहौल तो था।
ऐसे में सरकार की नीति पर सवाल उठाना, वो भी इतने संवेदनशील मुद्दे पर, हिम्मत का काम था। और इसी हिम्मत की एक मिसाल प्रोफेसर जगदीप छोकर थे, है ना, जिनका जिक्र बार बार आ रहा है। जी हाँ, IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर, ADR के सह संस्थापक। उनके बारे में एक किस्सा भी बहुत मशहूर है। हाँ, मैंने भी सुना है, वो ईडी वाला। हाँ, वही। बताते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि आपको ईडी के छापे का डर नहीं लगता, तो वो हंसकर बोले, अरे आएंगे तो चाय पिलाकर भेज दूंगा, मेरे पास है ही क्या छिपाने को। कमाल है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उनका आत्मविश्वास था, जो उनकी अपनी ईमानदारी, उनकी साफगोई से आता था। उन्हें पता था कि उनके पास कुछ गलत नहीं है। वाकई ऐसी बेबाकी आज के समय में कमी देखने को मिलती है, मानना पड़ेगा। खैर, ये तो हुई माहौल की बात। अब वापस कोर्ट केस पर आते हैं। लड़ाई लंबी चली, अंत में हुआ क्या? अंत में फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया। 5 जजों की बेंच थी और सभी ने एक मत से, यूनानिमसली, इस चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। असंवैधानिक किस आधार पर? कोर्ट ने माना कि योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, और जैसा हमने पहले कहा, संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें जानने का अधिकार भी शामिल है, ये उसके खिलाफ है। तो योजना रद्द हो गई, बस इतना ही, या कोर्ट ने कुछ और भी कहा? नहीं, बस इतना ही नहीं। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साफ आदेश दिया कि भाई 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक जितने भी बॉन्ड बेचे हैं, उन सब का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो। किसने खरीदा, कब खरीदा, कितने का खरीदा और किस पार्टी ने उसे कब भुनाया। सारी डिटेल? जी हाँ, सारी डिटेल। और ये सारी जानकारी फौरन चुनाव आयोग को दो, और चुनाव आयोग को कहा कि इसे अपनी वेबसाइट पर डालो सबके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम था पारदर्शिता की तरफ। बिल्कुल, शायद हाल के सालों में पारदर्शिता के लिहाज से सबसे बड़े फैसलों में से एक। तो जब ये आंकड़े सामने आए, डेटा पब्लिक हुआ, तब क्या तस्वीर सामने आई? क्या वो क्विड प्रो क्यो वाली आशंकाएं सही साबित हुई? आंकड़े वाकई में आंखें खोलने वाले थे। उनसे पता चला कि सबसे ज्यादा चंदा, मतलब करीब 7,000 करोड़ रुपए, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को मिले। 7,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम है ये तो। हाँ, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस TMC थी, जिन्हें लगभग 1,400 करोड़ मिले, और कांग्रेस को करीब 1,334 करोड़ मिले। अच्छा। बाकी पार्टियां जैसे BRS, BJD, DMK, YSR कांग्रेस, ये सब काफी पीछे थीं। बाप रे, मतलब एक पार्टी को 7,000 करोड़ और बाकी टॉप की 2-3 पार्टियों को मिला के भी शायद उसका आधा। ये तो भारी असंतुलन है। बिल्कुल। और इन आंकड़ों ने उन आलोचकों की बात को बहुत वजन दिया जो कह रहे थे कि ये योजना सत्ताधारी दल और कॉरपोरेट जगत के रिश्ते को कुछ ज्यादा ही मजबूत कर रही है। देखा गया कि कई बड़ी कंपनियों ने, जिनमें से कुछ पर बाद में ED CBI की कार्रवाई भी हुई थी, या जिन्हें बड़े सरकारी ठेके मिले थे, उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को भारी चंदा दिया था। ओहो, तो वो लिंक दिखने लगा। हाँ, मतलब हितों के टकराव की, और वो जो क्विड प्रो क्यो की बात थी, वो सिर्फ एक शाकिय आशंका नहीं रही, वो एक गंभीर चिंता बन गई। सवाल उठने लगा कि क्या ये हजारों करोड़ का चंदा यूं ही दे दिया गया था, बिना किसी उम्मीद के? जानकारी छुपी होने की वजह से ये सवाल और गहरा हो गया था। और इन्हीं सब सवालों और आशंकाओं के बीच इस पूरी लड़ाई को ताकत देने वाले प्रोफेसर छोकर जैसे लोग थे। हम बार बार उनका नाम ले रहे हैं, थोड़ा और जानना चाहेंगे उनके बारे में। IIM के प्रोफेसर, आरामदायक जिंदगी छोड़कर ये मुश्किल रास्ता क्यों चुना उन्होंने? प्रोफेसर छोकर वाकई एक असाधारण व्यक्ति थे। IIM अहमदाबाद में पढ़ाना ही अपने आप में बड़ी बात है। वो चाहते तो आराम से वहीं पढ़ाते रहते, एक सम्मानित जीवन जीते, लेकिन शायद उनके अंदर लोकतंत्र को लेकर, पारदर्शिता को लेकर एक बेचैनी थी, एक जुनून था। इसीलिए उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ADR की नींव रखी। मकसद साफ था, भारतीय लोकतंत्र को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा जवाबदेह बनाना। और ADR का काम सिर्फ चुनावी बॉन्ड तक ही तो सीमित ना रहा है, उन्होंने पहले भी काफी कुछ किया है। अरे बिल्कुल, चुनावी बॉन्ड तो एक अहम लड़ाई थी, लेकिन ADR का काम बहुत पहले से चल रहा है। आज हम जो चुनाव से पहले उम्मीदवारों के एफिडेविट देखते हैं ना, हाँ, जिसमें उनकी संपत्ति, क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह होता है जी, उसे अनिवार्य बनाने में ADR की याचिका और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत बड़ा हाथ है। वरना पहले तो ये जानकारी मिलती ही नहीं थी आसानी से। उन्होंने राजनीतिक दलों की फंडिंग को ओपन करने के लिए भी सालों लड़ाई लड़ी है। उनका मूल सिद्धांत क्या था, क्या मानते थे वो? उनका एक वाक्य है जो बहुत कुछ कहता है।
अगर जनता को सही जानकारी ही नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र महज दिखावा बनकर रह जाएगा। वो मानते थे कि लोकतंत्र की असली ताकत एक जागरूक नागरिक है और जागरूकता बिना सही और पूरी जानकारी के आ ही नहीं सकती। उनका पूरा जीवन इसी एक बात के लिए समर्पित रहा। और उनकी वो निजी ईमानदारी जिसका हमने पहले जिक्र किया, वो ईडी वाला किस्सा, जी, वो उनके काम में कैसे दिखती थी? देखिए, उनकी सादगी और ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो मानते थे कि अगर आप सिस्टम के भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो पहले खुद पाक साफ होना जरूरी है। वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे। कोई बड़ी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस ऐसा कुछ नहीं था जिसे छिपाना पड़े। और यही जो नैतिक बल था ना, वो ही उन्हें हिम्मत देता था, बड़ी से बड़ी सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत। उनकी निडरता उनकी इसी ईमानदारी से आती थी। इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो थोड़ा अलग है, मार्मिक भी है। प्रोफेसर चोकर के निधन की तारीख, उसमें एक संयोग है। हाँ, ये वाकई एक अजीब संयोग है। प्रोफेसर चोकर का निधन हुआ 21 जून 2024 को, और यही तारीख सीपीएन के बहुत वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी, उनकी पुण्यतिथि भी है। ओह, दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के लोग, एक ही तारीख। हाँ, एक वामपंथी नेता, दूसरे लोकतंत्र और पारदर्शिता के योद्धा। रास्ते एकदम अलग, विचारधाराएं एकदम अलग। और शायद एक और समानता थी उनमें, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल सही। दोनों ने ही मृत्यु के बाद अपना शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया था। सोचिए, विचारधाराएं कितनी भी अलग हों, लेकिन समाज के प्रति ये समर्पण, मरने के बाद भी समाज के काम आने की ये सोच, ये दोनों में समान थी। ये दिखाता है कि ऊंचे आदर्श, ऊंची सोच वो किसी एक विचारधारा की बपौती नहीं होती। सही बात है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ छोड़ के जाना है। उनका ये देहदान का फैसला भी उनके जीवन मूल्यों को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो चुनावी बॉन्ड योजना का खत्म होना सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के आसपास जो धुंध थी, उसे काफी हद तक साफ कर दिया है। बिल्कुल, और इस मुश्किल लड़ाई में प्रोफेसर जगदीप छोकर जैसे लोगों का योगदान वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के सिर्फ लोकतंत्र को बेहतर बनाने के जुनून में अपना जीवन लगा दिया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक अकेला, जागरूक और हिम्मत वाला नागरिक भी कितना बड़ा फर्क ला सकता है। वो एक मिसाल है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। अगर राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता इतनी जरूरी है, जिसके लिए प्रोफेसर छोकर ने इतनी लड़ाई लड़ी, तो हमारे सार्वजनिक जीवन के, हमारी व्यवस्था के और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें इसी तरह की गहरी पारदर्शिता की जरूरत है? और क्या उन क्षेत्रों में भी हमें प्रोफेसर छोकर जैसे निडर और समर्पित लोगों की जरूरत है, ताकि सिस्टम ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा साफ सुथरा बन सके? ये एक सोचने वाली बात है।